गुड मॉर्निंग भैया बहन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कल के पाठ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पाठ 5 जल। कल हमने पढ़ा था पृथ्वी पर जल का वितरण, उसके बाद जल चक्र के बारे में पढ़ा था। जल की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इन सारी बातों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग महासागर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? महासागर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो महासागर क्या है? महासागर पृथ्वी पर जल का प्राथमिक स्रोत है, ठीक ना। महासागर क्या है? पृथ्वी पर जल के प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है ना। महासागर क्या है? महाद्वीपों के आसपास स्थित जल के विशाल स्रोत हैं। क्या है? जल महाद्वीपों के आसपास इर्द गिर्द जल के विशाल स्रोत हैं जो महासागर कहलाते हैं, जो महाद्वीपों के इर्द गिर्द स्थित हैं। 5 प्रमुख महासागर हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी या उसी को अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। महासागरों के जल में 77% से अधिक मात्रा में महासागरों का जल कैसा है? लवण युक्त है, खारा जल है। तो उसमें जो लवण की मात्रा है, तो 77% से भी अधिक जो लवण है उसमें 77% उन लवणों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 77% है। और इनके अलावा अन्य जो हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटासियम की मात्रा भी रहती है। अब समुद्र में घुले लवण की मात्रा वह क्या कहलाती है? तो समुद्री जल में घुले लवण की मात्रा को क्या कहते हैं? लवणता। लवणता कहलाती है। समुद्री जल में घुले हुए लवण की मात्रा क्या कहलाती है? लवणता कहलाती है। समुद्री जल की सामान्य लवणता क्या है? 1000 ग्राम जल में यानी 1001 किलोग्राम जल में 35 ग्राम यानी 3.5% लवण है। यह लवण कहाँ से है? तो यह लवण समुद्रों में उपस्थित शैलों तथा नदियों द्वारा, नदियाँ जो अपने साथ बहा कर लाती हैं, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए खनिजों के फलस्वरूप वह लगातार इन लवणों की मात्रा बढ़ती रहती है। समुद्रों की लवणता अलग अलग होती है, अलग अलग समुद्रों की लवणता अलग अलग होती है, जो किस पर निर्भर करती है कि अलवण जल की पूर्ति उस समुद्र में, उस सागर में, उस महासागर में अलवण जल की पूर्ति कितनी मात्रा में हो रही है। दूसरा, उस सागर के ऊपर वाष्पीकरण की दर कितनी है, वहाँ वाष्पीकरण कितना होता है, गर्म क्षेत्र है या ठंडा क्षेत्र है। और तीसरा, सागरीय धाराओं द्वारा भी वह प्रभावित होती है। सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा किसमें है? मृत सागर में है। जिन समुद्रों में नदियाँ अधिक मात्रा में अलवण जल को मिलाती है, उड़ेलती है, उन समुद्रों की लवणता कम होती है। जैसे अभी अपना पूरब में, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, यानी मीठा जल लगातार मीठा जल गिराने वाले और लवण जल गिराने वाले नदियों की संख्या अधिक है। इस कारण उसका जल
उस जल की बंगाल की खाड़ी की लवणता बहुत कम है बनिस्पत किसके बजाय अरब सागर में, क्योंकि उसमें मिलने वाली नदियों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा पॉइंट आता है कि लवणता की दर बाष्पीकरण पर भी निर्भर करती है कि बाष्पीकरण की दर कितनी है। बाष्पीकरण की अधिकता से लवणों का प्रतिशत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों के पास जो स्थित होते हैं समुद्र, उनकी लवणता अधिक होती है क्योंकि वहाँ बाष्पीकरण दर बहुत ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट था समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं भी लवणता को प्रभावित करती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों से अलवण जल जो होते हैं वह समुद्री धाराओं द्वारा ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुव की ओर से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर आती हैं और फिर सागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ओर से लवण युक्त जल, खारा जल ध्रुवीय क्षेत्र की ओर वितरित होता रहता है। इस तरह भी समुद्री धाराएं भी लवणता की मात्रा को प्रभावित करती हैं। कर्क और मकर रेखा जो क्षेत्र है वह उच्च तापमान का क्षेत्र है। यहाँ वाष्पीकरण क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ नदियाँ और वर्षा भी कम है। इस कारण यहाँ पर नदियाँ और वर्षा भी यहाँ कम है, इस कारण यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा है। भूमध्य रेखा वाष्पीकरण तो वहाँ पर अधिक है, लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण तो ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वर्षा अधिक होती है और नदियों का अलवण जल की पूर्ति भी उन महासागरों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इस कारण से वहाँ लवणता की मात्रा कम है। यानी कहने का मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा क्षेत्रों वाले सागरों में लवणता की मात्रा अधिक है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों वाले सागरों की लवणता अधिक है। आज इतनी ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि महासागर में महासागरीय जल, उनका संचलन, उनका परिसंचरण कैसे होता है और कितने तरह की गतियाँ हैं। जिस तरह पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कल हम लोग महासागरीय धाराओं की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।